नमस्कार साथी, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम सेट 8 का डिस्कशन करेंगे। सेट 7 का आपको पीडीएफ भी दे चुके हैं और वीडियो भी दे चुके हैं। चलिए सेट 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, अर्थात प्रतिजन का क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। प्रतिजन इंग्लिश में जिसको एंटीजन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ANTIGEN। यानी एंटीजन का क्या कार्य होता है। जैसे हम लोग सुने हैं कि ये ब्लड ग्रुप के बारे में सुने हैं, AB, O, ये सब में किसी में एंटीबॉडी पाया जाता है, किसी में एंटीजन पाया जाता है, किसी में दोनों पाया जाता है, किसी में एंटीजन पाया जाता है तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये सब भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे पढ़ना है वो जानना है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है। तो इसका जो कार्य है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र किसको बोलते हैं, तो एंटीबॉडी को बोलते हैं। एंटीबॉडी का हिंदी रूप जो होता है वो प्रतिरक्षा होता है। प्रतिरक्षा दूसरा प्रतिपिंड भी इसका नाम है। एग्जाम में आपको प्रतिपिंड भी मिलेगा, याद रखिएगा। प्रतिपिंड या प्रतिरक्षा, परिवर्तित करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है, एंटीजन यानी प्रतिजन, ये निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे तीन तरह से एग्जाम में मिलेगा आपको। प्रतिपिंड प्रतिरक्षा के निर्माण को क्या करता है, परिवर्तित करता है, या प्रतिरक्षा या प्रतिपिंड के निर्माण को उत्प्रेरित करता है या उद्दीप्त करता है। ये भी शब्द आपको मिलेगा। तो ये तीनों आप क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे कि प्रतिजन का कार्य क्या है, तो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, या एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, या प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिपिंड एंटीबॉडी का हिंदी होता है। चलिए इसमें सीखने वाली बात यह है कि ब्लड ग्रुप देखते हैं कि ए में एंटीबॉडी और एंटीजन होता है कि नहीं। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है इसमें एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी भी होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होता है। इसको हम हिंदी में ये कैपिटल में लिखते हैं, ये एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी भी होता है। यदि ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो इसमें भी एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी पाया जाता है। लेकिन यदि हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी में क्या होता है, हमारा ए बी में ए एंटीजन पाया जाता है और बी एंटीजन भी पाया जाता है। इसमें ए और बी दोनों क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। लेकिन इसमें ए और बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो होते हैं अक्सर क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या कोई तबीयत वगैरह खराब होता है तो थोड़ा जल्दी से ठीक नहीं होता है, क्योंकि पहले से एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीजन होता है। एंटीजन फिर क्या करेगा, जैसे ही उसे कुछ बीमारी उसके शरीर में होगा तो वो एंटीबॉडी के निर्माण में क्या करेगा, वो सहायता करेगा, उत्प्रेरित करेगा या उद्दीप्त करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ए बी में क्या एंटीबॉडी, प्रतिपिंड या प्रतिरक्षा पाया जाता है, बोलेंगे नहीं। ए बी में ए और बी तो एंटीजन पाया जाता है, ये दोनों एंटीजन पाया जाता है, बट ए एंड बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी में क्या अनुपस्थित रहता है, तो प्रतिरक्षा या प्रतिपिंड, अर्थात इंग्लिश में एंटीबॉडी। अब ओ की बात करते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप में इसमें एंटीजन ए और बी नहीं होता है। इसमें और बी एंटीजन होता नहीं है। इसमें ए और बी जो होता है एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं ए बी की तुलना में, क्योंकि उसमें पहले से ए बी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे ए बी और ओ को, ए बी और ओ को। क्यों, ए बी में क्या अनुपस्थित रहता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो ए बी में जो नहीं पाया जाता है वो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ में क्या नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन नहीं पाया जाता है, प्रतिजन नहीं पाया जाता है। और ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। यानी ब्लड ग्रुप में ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि क्या करता है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। लेकिन हमारा ओ जो है वो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसको बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह में, और इसको सर्वग्राही बोलते हैं। और इसको ए बी नहीं बोल के ए बी पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, अर्थात सर्वग्राही इसको बोलते हैं। यानी कोई भी ब्लड ग्रुप वाले से ले लेगा। और ओ निगेटिव को एग्जाम में अब ए बी पॉजिटिव करके भी देता है, ओ निगेटिव को हम लोग बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह, यानी ये किसी को भी देगा। और ओ में क्या अनुपस्थित रहता है, तो ओ में जो अनुपस्थित रहता है वो प्रतिजन, एंटीजन, और ए बी में क्या अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडी। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जितनी सारी बातें बताएं एक जगह लिख लीजिएगा। एंटीजन अर्थात प्रतिजन और प्रतिपिंड से संबंधित, ये एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बने वो आप लोगों को मैंने बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है। यदि पर्णहरित की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, ये क्या करता है, ये जो पेड़ पौधे में जो हरे भरे पत्ती दिखता है हम लोगों को, ये इन्हीं की वजह से दिखता है। यदि ये उपस्थित नहीं हो तो हरे भरे कभी हरे रंग के पत्ती वो दिखेंगे नहीं। यानी पेड़ पौधे में हरे रंग की पत्ती जो दिखती है, यानी उसका हरा होने का जो कारण है, वो कारण क्या है, तो बोलेंगे पर्णहरित है, अर्थात क्लोरोफिल इसमें क्या है, उपस्थित है। पर्णहरित होता क्या है, यदि हम साइंस की भाषा में यदि इनको हम बोलना चाहेंगे तो पर्णहरित जो होता है ये प्रोटीन से युक्त एक रासायनिक यौगिक होता है।
ये क्या है, पर्णहरित। एग्जाम में ऐसा कभी आ जाए कि पर्णहरित है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो प्रोटीन हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से युक्त एक रासायनिक, जटिल रासायनिक यौगिक होता है। और पत्ती में हरे रंग होने का कारण क्या है, तो बोलेंगे पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण ये हरे रंग का दिखते हैं। बात करेंगे इसमें पूछा कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें पाए जाने वाले जो तत्व होता है वो मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा भी तत्व पाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे भी हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखिएगा ये पांचों में से सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तत्व वो आपका मैग्नीशियम हो गया। कौन सा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम एक धातु है, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यह धातु है। एग्जाम में ये ना कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा धातु पर्णहरित या क्लोरोफिल में पाया जाता है, बोलेंगे मैग्नीशियम। और कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से मुख्य रूप से अर्थात सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। बात यदि लोहा की बात करेंगे तो ये लोहा जो हमारा होता है ये हीमोग्लोबिन में ये लोहा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन, प्लांट हार्मोन, यानी निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, यानी पौधे के लिए, यानी पेड़ पौधे के लिए निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि हार्मोन है। आप लोगों को मैंने बताया था सेट में, पिछला सेट में या फिर उसके पिछले सेट में, कि आप लोगों को याद रखना है जोश आप लोगों को बताए थे। ये पादप वृद्धि हार्मोन है। क्या है, पेड़ पौधे को वृद्धि यानी बढ़ाने वाला हार्मोन है। जैसे जिब्रेलिन, ओ से ऑक्सिन, और ऐसे क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। ऐसे क्या होता है, साइटोकाइनिन। ये पादप वृद्धि हार्मोन है। कौन कौन सा, तो जोश, जैसे जिब्रेलिन, ओ से ऑक्सिन, और ये ऐसे क्या होगी आपका, साइटोकाइनिन। और पौधा रोधक हार्मोन बताए थे, यानी पादप रोधक हार्मोन। पादप का मतलब ये समझना है पेड़ पौधा। तो पादप रोधक में कौन सा आप लोगों को बताए थे, जोश, ए से एफसीसिक अम्ल और ए से एथिलीन, यानी ए से एफसीसिक और एक ए से क्या हो जाएगा, एथिलीन। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी पेड़ पौधे के वृद्धि में क्या बाधक पहुंचाएगा, अर्थात उसको वृद्धि को रोकेगा। इसलिए पादप रोधक हार्मोन 2 हो गया, एफसीसिक अम्ल और एथिलीन। ये दोनों हार्मोन क्या हो गया, पादप रोधक। और पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा हो गया, हमारा जिब्रेलिन और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। यदि जिब्रेलिन की बात करेंगे तो ये क्या आप लोगों को बताए थे कि बौने प्रजाति के जो पौधे होते हैं, जिब्रेलिन क्या करते हैं, उसके लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसमें पुष्पन लाते हैं, यानी पुष्प लाते हैं, तभी तो फिर फल उनसे बनेगा। और बीजों के अंकुरन में ये क्या करता है, मदद करता है। यानी कि ये जोश हमारा पौधा वृद्धि हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन ने सारी चीज़ को बढ़ाने में कार्य करेगा। तो ये अंकुरन और अनिषेक फलन अर्थात बिना निषेचन के फल का भी निर्माण करता है। ये हमारा जिब्रेलिन का कार्य हो गया। ऑक्सिन का कार्य आप लोगों को हम बताए थे कि ऑक्सिन सबसे पहले पेड़ पौधे के कहाँ होता है, तो अग्रभाग में होता है। पौधे के कहाँ होता है, तो पौधे के ये अग्रभाग में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, तो यही इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, बीज रहित फल का निर्माण किया जाता है। और इसका और कार्य है जो जिब्रेलिन करता है, अनिषेक फलन अर्थात बिना निषेचन के फल का भी निर्माण हमारा ऑक्सिन हार्मोन से होता है। अब बिना परागन के फल का भी विकास किस हार्मोन से होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन से होता है। ये पेड़ पौधे के अग्रभाग में पाए जाने के कारण क्या करता है, पेड़ पौधे से फल एवं पत्तियों को गिराने से बचाता है। याद रखिएगा, एथिलीन और ऑक्सिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट का काम करता है। दोनों अग्रभाग में पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सिन क्या करता है, अग्रभाग में पाए जाने के कारण पेड़ पौधे में जो पत्ती हैं, फूल हैं, फल हैं, ये सब को क्या करता है, गिराने से बचाता है। ऑक्सिन का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, ये क्या करता है, अपपत्री निवारण। इसको यदि सरल शब्दों में हम लोग बोलें तो खरपतवार नाशी का भी कार्य करता है। यदि इस हार्मोन का प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नाशी, खरपतवार जो है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, यानी उगते नहीं है। तो इसका कार्य, ऑक्सिन का कार्य क्या हो गया, तो ऑक्सिन का कार्य है कि पेड़ पौधे में जो फल फूल जो लगे हुए हैं, पत्ते जो लगे हुए हैं, उसको गिराने से बचाता है। और इसका कार्य क्या है, तो ये बीज रहित फल के निर्माण में ये हार्मोन मददगार होता है। और बिना निषेचन अर्थात अनिषेक फलन का भी कार्य करता है। और क्या इसका कार्य है, तो बिना परागन के फल का भी निर्माण करता है। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर, ये सब कभी देखे होंगे जो आता है हाइब्रिड के रूप में, उसमें बीज आपको नहीं दिखते हैं। तो बीज नहीं दिखते हैं तो ये हमारा जो पादप हार्मोन है, हमारा ऑक्सिन, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें बीज नहीं दिखता है। यही वजह है कि बीज रहित फल के निर्माण में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का करते हैं। बीज रहित फल यानी उसमें बिना बीज का ही फल का निर्माण होता है। इस प्रकार इसका कार्य आप लोगों को मैंने बता दिया। जोश में एक हमारा बच गया एस से होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है, साइटोकाइनिन का कार्य है कि पेड़ पौधे को जवान रखता है, बूढ़ा ही होने नहीं देता है। तो बोलेंगे पेड़ पौधे जवान कैसे रहेगा, तो बोले कोशिका विभाजन क्या करता है, ये करते रहता है। यानी कोशिका विभाजन पेड़ पौधे में कंटिन्यू करवाते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक चमक रहती है, यानी वो बूढ़ा होता ही नहीं है, जवान यानी हरा भरा के रूप में हमेशा वो दिखते रहता है। बोलेंगे अच्छा कोशिका विभाजन हरा भरा दिखते रहता है, इसका मतलब क्लोरोफिल उसके अंदर जो पर्णहरित है उसको लंबे समय तक या क्या करता है, साइटोकाइनिन बनाए रखता है। और
बोले कि उसके जवानी को यानी बुढ़ापे को रोकता है, यानी जवान रखता है, तो जीर्णता इस साइंस की भाषा में यानी एग्जाम में जो पूछा जाता है जीर्णता को कौन रोकता है, कौन सा पादप हार्मोन, तो वो है साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा इसका 3 कार्य, ये लगातार कोशिका विभाजन करते रहता है और कोशिका विभाजन करता है। दूसरा इसका कार्य है जीर्णता को रोकता है, अर्थात पेड़ पौधे को बूढ़ा होने से रोकता है, हमेशा हरा भरा उसको रखता है। और तीसरा कार्य क्या है, जब हरा भरा हमेशा रखेगा इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से कहेंगे कि उसमें क्लोरोफिल को लंबे समय तक साइटोकाइनिन बनाए रखता है। आप मार्केट में देखे होंगे पेड़ पौधा जो पानी के अंदर वो क्या करता है, जो रखा रहता है वो हरा भरा दिखते रहता है, वो हमेशा उसी की तरह एक लंबे समय तक दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पानी के घोल में यही हमारा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन क्या किया जाता है, डाला हुआ रहता है, जिसके कारण वो हरे भरे हमेशा दिखते हैं। क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक को अर्थात पर्णहरित को लंबे समय तक वो क्या करते हैं, उसे बनाए रखते हैं और कोशिका विभाजन करते रहते हैं, जिसके वजह से वो एक जैसा हमेशा दिखते रहता है। तो आजकल जो भी आप मार्केट में जब भी ध्यान पड़े आप लोगों को दुकान में कि पानी के अंदर कोई पौधा है और हमेशा हरे के हरे दिख रहे हैं, तो बोलेंगे अच्छा इसमें पादप वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन है। इस प्रकार आप लोगों को मैंने बताया जोश के बारे में, आप लोगों को मैंने बता दिया जो पादप वृद्धि हार्मोन है। यदि 2 हार्मोन और बच गया, ए से एफसीसी कम, इसका जो कार्य है जो जिब्रेलिन और जो साइटोकाइनिन करता है उसका ठीक उल्टा काम करता है, क्योंकि ए का ये इसका काम ही है कि वृद्धि को रोकना। तो क्या करता है ये, जो पेड़ पौधे में पुष्पन होता है अर्थात पुष्प जो खिलते हैं और बीज अंकुरन जो बीज अंकुरित करते थे जिब्रेलिन और कोशिका विभाजन करते थे, उसको ये रोक देता है। क्या क्या रोकता है, तो जो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन कार्य करता है उसके विपरीत कार्य अर्थात उसके कार्य में बाधा डालता है उसको रोक देता है कौन, जिब्रेलिन। अर्थात बोलेंगे दुश्मन है ये किसका किसका, तो ये जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का है। यदि हम एथिलीन की बात करेंगे तो एथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेड़ पौधे के अग्रभाग में पाया जाता है, लेकिन इसका कार्य ठीक जिस तरह ऑक्सीन अग्रभाग में पाया जाता था उसके कार्य के विपरीत है। ये क्या करता है, पेड़ पौधे में जो फल फूल होते हैं पत्ते होते हैं उसको ये गिराने में मदद करता है, यानी उसको गिराने का जो कार्य करता है एथिलीन करता है, जबकि गिराने से बचाने का जो कार्य करता है वो ऑक्सीजन करता है। यानी दुश्मन हमारा ऑक्सीजन का कौन है, तो एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये एग्जाम में पूछता भी है। और एथिलीन क्या है, तो ये कच्चे फलों को क्या करता है, एक तो प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य ये करता ही है और साथ में जब पक जाता है तो गिराने का कार्य भी यही करता है, लेकिन जब नहीं पकता है और उसे गिराने से बचाता कौन है, ऑक्सीजन। और कृत्रिम ढंग से भी पचाने का कार्य ये हमारा कौन करता है, ये एथिलीन गैस भी करता है कृत्रिम ढंग से। और आप लोगों को बताए थे कैल्शियम जो हमारा कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जो हम लोग डालते हैं कार्बेट वगैरह, उससे जो हमारा एसिटिलीन गैस निकलता है उससे भी पकता है। और इथेफॉन भी आप लोगों को बताए थे, इथेफॉन एक रासायनिक पदार्थ है जिसपे पानी यदि छिड़क दिया जाए तो उससे क्या होता है, ये क्या निकलता है, एथिलीन गैस निकलता है, वो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में मदद करता है। इस प्रकार आप लोगों को पादप हार्मोन मैंने बता दिया कि वृद्धि कारक हार्मोन कितने हैं, तो 3 जोश हो गया, और वृद्धि रोधक हार्मोन कितने हैं, तो 2 एथिलीन और एफसीसी कम हो गया, और सबका कार्य बता दिए। और सबका उल्टा जो काम करता है याद रखिएगा, जे और एस का विरोधी कौन है, एफसीसी कम, ओ का विरोधी एकदम डायरेक्ट रूप से कौन है, एथिलीन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें बात करेंगे इंसुलिन भी एक हार्मोन ही है हमारा, थायरोक्सिन ये भी एक हार्मोन है, रेस्ट्रोजोन ये भी एक हार्मोन है, लेकिन ये सब किससे संबंधित है, ये सब जीव जंतु से संबंधित है, हमारे ये मानव हार्मोन से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा प्लांट हार्मोन में कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए आ गया पादप हार्मोन और कार्य। आप लोगों को लग रहा है ये बार बार क्यों बताते हैं, हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि यही सब चीज़ें, ये सबसे जो क्वेश्चन आता है इसी चीज़ में क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। कौन वृद्धि हार्मोन है, कौन वृद्धि कारक हार्मोन है पादप में, और कौन सा हमारा क्या वृद्धि रोधक हार्मोन, और उसके जो कार्य जो फंक्शन जो पूछे जाते हैं वही फंक्शन में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब जटिल जो क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसको हम क्लियर बढ़िया ढंग से कर दें, और जो चीज़ें बोलते हैं वो समझिए वही हम बोल रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम एक जगह लिखते हैं और उसी चीज़ को हम आप लोगों को बोलते हैं। ऐसा बात नहीं है कि जहाँ तहाँ से बोल देते हैं, लिखने का तो उसमें बहुत सारी बातें आ सकती है, लेकिन मैं वही चीज़ें बोलता हूँ जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, उसी चीज़ को हम एक जगह लिख के आप लोगों को हम बताते हैं। तो देखिए आ गया सूचियों को नीचे देखिए कूट से सही उत्तर, ये एक तरफ है पादप हार्मोन और उसका कार्य। अब ऑक्सीन, ऑक्सीन का कार्य आप लोगों को बताए थे, ऑक्सीन का बहुत सारे कार्य। सबसे पहले ये तो पेड़ पौधे तने के अग्रभाग में पाया जाता है, ये क्या करता है, फल फूल जितने सारे पत्ते हैं उसको गिराने से बचाता है ये। और बताए थे अपत्रीन अर्थात खरपतवार नाशी में भी इसका यूज किया जाता है। बीज रहित फल जो मार्केट में टमाटर वगैरह दिखता है बहुत सारा बिना बीज का दिखता है हाइब्रिड वाला, तो इसी हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अनिषेक फलन बिना निषेचन का बिना परागन का ये फल का निर्माण करता है। तो देखेंगे तो यानी ऑक्सीन, देखिए इसमें कोशिका वृद्धि नहीं, कोशा विभाजन नहीं, वृद्धि रोधक नहीं, शिखर प्रधानता। शिखर प्रधानता कहने का मतलब पेड़ पौधे तने, पेड़ पौधा का तना का अग्रभाग में ये पाया जाता है, इसलिए शिखर प्रधानता बोला जाता है। यानी शिखर यानी सबसे ऊपर में ये क्या होता है, ये पाया जाता है शिखर प्रधानता, इसलिए इसका ए का क्या हो जाएगा 4। जिब्रेलिन आप लोगों को बताए थे, जिब्रेलिन का क्या कार्य है, तो जिब्रेलिन को आप लोग बताए थे बौने प्रजाति के जो पौधे होते हैं उसके क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं, पुष्पन करते हैं, और बीजों के क्या करते हैं, ये अंकुरन करते हैं। यदि हम साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका
कोशिका विभाजन का कार्य करता है, यानी जीर्णता को रोकता है और पर्णहरित को लंबे समय तक बनाए रखता है। सी का क्या हमारा हो जाएगा 2। एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो ये हो जाएगा 3। और जिबरेलिन कोशिका वृद्धि, तो किस प्रकार के कोशिका वृद्धि, तो बौने प्रजाति के जो पेड़ पौधे होंगे उसके लंबाई में वृद्धि, यानी कोशिका वृद्धि होगा तो लंबाई में वृद्धि, उस बीजों के अंकुरन में वो मदद करता है। उसके बाद क्या करता है, आपका कोशिका वृद्धि का कार्य करता है। तो इस प्रकार आप इसको मिला लीजिएगा तो ऑक्सिन का 4 हो जाएगा, जिब्रेलिन का 1 और साइटोकाइनिन का 2 और एब्सिसिक अम्ल का 3, क्योंकि वृद्धि रोधक हार्मोन है पादप हार्मोन। और एब्सिसिक किसका उल्टा कार्य करता है, तो जो साइटोकाइनिन करता है और जिब्रेलिन करता है उसका एब्सिसिक अम्ल विपरीत कार्य करता है, यानी अंकुरन को रोकता है। ये अंकुरन को रोकता है, पुष्पन को रोकता है, बीज अंकुरित होने में रोक देता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, और इसका एक मुख्य कार्य होता है सूखा सहिष्णुता का कार्य। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समाप्त हुआ, नीचे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ये भी हम बार बार क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, वो फंसाएंगे। आसान जो क्वेश्चन होते हैं वो तो बना ही लेते हैं, जो हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, जो जटिल क्वेश्चन होता है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। ये इसलिए लाए क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हमको बताना है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात हमको वो पढ़ना है पोषक तत्व, अर्थात जो ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है वो पोषक तत्व पूछ रहा है। तो पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पोषक तत्व हमारे यानी पेड़ पौधे के लिए क्या होता है, वो आवश्यक होता है, और उसमें से सबसे बड़ी मात्रा में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है और सूक्ष्म मात्रा में कौन सा पाया जाता है। चलिए पहले पढ़ते हैं बृहद मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, फिर इसको लाएं ताकि आप लोगों को याद है। बृहद नहीं दे के एग्जाम में स्थूल भी दे देता है, यानी बड़े पैमाने पे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में यदि पूछे तो आप लोगों को बार बार बताएं। NPK, नाम प्रदीप कुमार, CAMGS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, CA से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, S से सल्फर। ये आप 6 याद रखिएगा। तो आपको लघु पोषक तत्व याद नहीं भी रहे तो ऑप्शन से आप छाड़ दीजिएगा, क्योंकि जब भी पोषक तत्व पूछेगा तो दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बृहद पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें से 6 में से कोई नहीं आपको दिखेगा तो समझेंगे ये 4 ऑप्शन में से मान लीजिए कि हमको कोई नहीं दिखे, ये 6 में से तो नहीं कोई नहीं होगा आंसर बृहद पोषक तत्व। यदि इसमें से पूछे निम्नलिखित में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है तो ये 6 में से कोई दिख जाए तो उसको टिक कर देंगे। तो ये हमारा बृहद पोषक तत्व हो गया, कौन सा, नाम प्रदीप कुमार, CAMGS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। यदि और पढ़ लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, आखिर ये पोषक तत्व पाया जाता है, यानी पेड़ पौधे के लिए एक पोषक तत्व है, अर्थात जरूरतमंद है ये पोषक तत्व और बृहद मात्रा में पाया जाता है, तो आखिर इसका कार्य क्या है। तो ये क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि एवं विकास करते हैं। पौधों की वृद्धि एवं विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं बड़े पैमाने पे। इसकी ही कमी से पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है, और जब वृद्धि एवं विकास रुक जाएगी तो देखे होंगे पेड़ पौधे में क्या होते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगता है। तो अर्थात आज के बाद जब भी आप लोगों को पेड़ पौधे फसल में पत्तियां पीली दिखे तो समझेंगे कि नाइट्रोजन जो उर्वरक के रूप में होता है उसकी कमी हो गई, अर्थात ये जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन पेड़ पौधे में इसकी कमी हो गई है। और नाइट्रोजन क्या है, बृहद पोषक तत्व है। तो इसका कार्य बता दिए और ये आप लिख लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं वही आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है पेड़ पौधे में, तो कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। दूसरा NPK में P से फॉस्फोरस, इसकी कमी से क्या होता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य है कि जड़ों के विकास के लिए अति आवश्यक है। जड़ों के विकास के लिए क्या है, ये अति आवश्यक है, अर्थात किसी भी फसल या पेड़ पौधे के जड़ को मजबूत करना हो तो उसमें आवश्यक पोषक तत्व जो होगा फॉस्फोरस का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार याद रहे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व या किस पोषक तत्व का होना जरूरी है किसी भी पेड़ पौधे के जड़ों के विकास के लिए। तो ऑप्शन देगा तो फॉस्फोरस टिक करेंगे, जबकि पत्ती पीली पड़ती है नाइट्रोजन की कमी से, और पेड़ पौधे का विकास रुकता है नाइट्रोजन की कमी से, जबकि जड़ों का विकास जो रुक जाता है वो फॉस्फोरस की कमी से, अर्थात जड़ों का जो विकास होना चाहिए उसके लिए आवश्यक है वो फॉस्फोरस होना चाहिए। जैसी बात है, विकास रुक जाएगा तो बोलेंगे फॉस्फोरस की कमी है, जड़ का विकास बड़े पैमाने पे हो रहा है, बोलेंगे फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में वहाँ है। अब आ गया पोटेशियम K की बात। K का काम क्या है, तो ये स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में भूमिका निभाता है। स्टोमेटा के जो कि स्टोमेटा पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक है ये। तो स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा बृहद पोषक तत्व निभाता है, तो वो निभाता है पोटेशियम। इस प्रकार आप लोगों को बृहद में NPK तीनों का हम आपको कार्य बता दिए। नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या पेड़ पौधे में हो सकता है, पत्ती पीली पड़ जाएगी और उसका विकास एवं वृद्धि रुक जाएगा। फॉस्फोरस की कमी से क्या होगा, तो फॉस्फोरस की कमी से पेड़ पौधे के जो जड़ है उसका विकास रुक जाएगा, जबकि पोटेशियम की कमी से क्या होगा, तो स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना वो क्या होगा, रुक जाएगा, और जब ये मौजूद रहेगा तो खुलना एवं बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब लघु एवं सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं। लघु या सूक्ष्म देगा आपको, तो ये कौन सा होता है, ये 7 होता है, याद रखिएगा।
कौन कौन सा, तो बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, और आपको याद रखना है आयरन Fe, उसके बाद मैग्नीज, वहाँ मैग्नीशियम है याद रखिएगा, जिंक और मोलिब्डेनम। तो ये 4 को का हम ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो बताए थे आपको, पहला बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, और 4 इधर क्या हो गया, आयरन, मैग्नीज, उसके बाद जिंक, उसके बाद मोलिब्डेनम। ये याद रखिएगा मेमोलॉजी, मेमोलॉजी, ये 4 को। मेमोलॉजी में से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज याद रखिएगा, में से मैग्नीज, मो से मोलिब्डेनम Mb, लो से लोहा Fe आयरन, और जी से जिंक। मेमोलॉजी 4 याद रखिएगा, 3 बोरॉन, कॉपर और क्लोरीन। इस प्रकार 7 टोटल हमारा क्या हो गया, इस प्रकार 7 हमारा लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया, कितना 7, 6 हो गया बृहद। इसी में से बार बार आप लोगों को पूछता रहेगा। तो 7 कैसे याद रखेंगे, तो 7 याद रखना है, पहला बोरॉन, दूसरा कॉपर, तीसरा क्लोरीन, और इधर मेमोलॉजी याद रखना है, मेमोलॉजी, में से मैग्नीज नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बृहद में आएगा, मो से मोलिब्डेनम Mb, लो से लोहा Fe आयरन, जी से जिंक। इस प्रकार याद रखिएगा। इन्हीं में से पूछता रहेगा निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म तत्व है, पोषक तत्व है, निम्न में कौन सा बृहद है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है, कार्य भी पूछता है। इसमें से बोरॉन का कार्य क्या होता है, यदि बोरॉन का कार्य देखेंगे तो बोरॉन का जो कार्य होता है, इसके कमी से दलहनी पौधों के जड़ों में जो गुटिकाएं जो बनती है, अर्थात जो लेग्यूमिनस पौधे जो होता है, जो दलहनी पौधे के जड़ों में बोलते हैं ना, उसके जड़ में लेग्यूमिनस जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु की जो बात हम लोग करते हैं उसके जड़ों में, तो वो क्या होता है, जड़ में गांठें नहीं बन पाती है। तो गुटिकाएं जो नहीं बनती है वो किसके कारण से, बोलेंगे बोरॉन जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो नहीं पाया जाता, नहीं है, उसके कमी के कारण दलहनी पौधों के जड़ों में गुटिकाएं नहीं बनती, अर्थात लेग्यूमिनस नहीं बन पाती है। और इसका कार्य रोग प्रतिरोधकता का काम करता है, एक तरह से बोलेंगे एंटीबॉडी का कार्य करता है। इस प्रकार आप लोगों को मैंने बताया था। अब देखिए तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन बृहद पोषक तत्व में पाया जाता है, क्लोरीन सूक्ष्म पोषक तत्व में पाया जाता है, फॉस्फोरस NPK में P से फॉस्फोरस बृहद पोषक तत्व में पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि 6 को हो गया हमारा बृहद और 7 को हमारा क्या हो गया सूक्ष्म। ये 713 में से क्या हाइड्रोजन कहीं आया था, नहीं, तो ये नहीं होगा। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, नाम प्रदीप कुमार CMGS, और साथ में क्या बताया आप लोगों को, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, और उसके बाद 4 बताए मेमोलॉजी। इस प्रकार याद रखिएगा। और NPK में 3 का कार्य भी बता दिए, इधर बोरॉन का कार्य बता दिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। सारी बातें आप लोग लिख के हमेशा रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, इसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। यानी पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछ रहे हैं कि चारों जो ऑप्शन है उसमें से, यानी कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस है, उनमें से बोल रहा है चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो बीमारी है वो वायरस के कारण नहीं होता है। यानी इनमें से 3 वायरस के कारण बीमारी हुआ है लेकिन एक वायरस के कारण नहीं है, अर्थात वो किसके कारण है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था टाइफाइड, आप लोगों को बताए थे टाइफाइड को ही हम लोग आंत ज्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंत ज्वर बोलते हैं। ये आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। और प्रभावित करने वाले जो जीवाणु हैं, एक जीवाणु जनित रोग है ये आंत टाइफाइड। और ये जो जीवाणु होता है एग्जाम में पूछता है किस जीवाणु के कारण, तो टाइफी साल्मोनेला जीवाणु के कारण। टाइफी साल्मोनेला जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। पूछेगा टाइफाइड किस जीवाणु के कारण, साल्मोनेला जीवाणु के कारण। आप लोगों को मैंने बताया था कि जीवाणु से होने वाले रोग, कुछ याद है आप लोगों को, बताए थे डीप सीटी को कूटनी है। क्या करना है, डीप सीटी को कूटनी है। 10-11 को आप लोगों को बताया। डी से क्या होता है, डिप्थीरिया आप लोगों को मैंने बताया था। अब पी से क्या होता है, पर्ट्यूसिस आप लोगों को बताए थे। सी से सिफिलिस बताए थे। टी से आप लोगों को 2 बताए थे। टी से टीबी और टी से टिटनस आप लोगों को बताए थे। टिटनस को जिसको हम लोग धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं, लॉकजा रोग बोल टिटनस। उसके बाद को से आप लोगों को कोढ़ी वाला जो रोग होता है वो आप लोग, ये को से आप लोगों को बताए थे। अब को से कुष्ठ रोग आप लोगों को बताए थे। को से कोढ़ रोग होता है। और टो से जो होता है आपका टाइफाइड होता है। और नी से निमोनिया रोग होता है। है से हैजा रोग आप लोगों को बताए थे। और एक आप लोगों को और बताए थे, सुजाक वाला रोग बताए थे। आप लोगों को एक सुजाक रोग भी बताए थे। इस प्रकार 8-10 आप लोगों को बताए थे जीवाणु से होने वाले रोग। तो डीप सीटी का कूटनी है, जीवाणु से होने वाले रोग है। इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। और पिछला वीडियो में भी शायद मैंने आप लोगों को जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में बताया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा आंत ज्वर अर्थात टाइफाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है। सबसे पहले सर्टोली कोशिका को हम लोग नर्स कोशिका भी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एग्जाम में आता है कि नर्स कोशिका किस कोशिका को कहा जाता है, तो सर्टोली कोशिका को कहा जाता है। ये किस अंग में पाई जाती है, तो ये ब्रीसन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टेस्टीज में पाया जाता है, जो हम लोगों के पुरुषों में होता है टेस्टीज, तो ये ब्रीसन में पाया जाता है। सर्टोली कोशिका किस अंग में पाई जाती है, ब्रीसन में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका को हम लोग नर्स कोशिका भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। जो निषेचन की क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। अंडवाहिनी ओविडक्ट, और इसको हम लोग अंडवाहिनी की जगह और क्या यूज किया करता है, तो डिम्ब वाहिनी। याद रखिएगा, डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी बोलता है। और फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। याद रखिएगा, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में होती है, या डिम्ब वाहिनी में होती है, या फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा, तीनों में से, तीनों शब्दों में से कहीं भी कोई एक शब्द दिखे और निषेचन से संबंधित की बात की जाए तो उसको ऑप्शन टिक कर देंगे। कभी कभी एग्जाम में अंडवाहिनी पूछता है, तो कभी फैलोपियन ट्यूब पूछता है, तो कभी डिम्ब वाहिनी पूछेगा। इसी अंडवाहिनी, डिम्ब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब में हमारा क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट यानी मेल अर्थात पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु दोनों एक जगह जब मिलते हैं और उसका जो निर्माण होता है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, वो कहाँ होता है, तो हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, युग्मनज का निर्माण अर्थात इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। सबसे पहले बात करेंगे एस्ट्रोजन है क्या, तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। वो भी किस प्रकार का हार्मोन है, तो ये हमारा जो है मानव जनित हार्मोन है, अर्थात मानव जनित हार्मोन है या जीव हार्मोन इसको बोलेंगे। और एस्ट्रोजन जो है, सबसे बड़ी बात है, ये फीमेल हार्मोन है, यानी फीमेल यानी महिला से निकलने वाली ये क्या है, हार्मोन है, अर्थात महिला में पाई जाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि फीमेल अर्थात महिला में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ये सब जो है हमारा सेक्सुअल हार्मोन की बात है, तो ये पाया जाता है, ये हमारा एस्ट्रोजन। दूसरा याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन। एक और हार्मोन याद रखिएगा रिलैक्सिन हार्मोन, RELAXIN, हिंदी में भी रिलैक्सिन। इस प्रकार महिला का 3 हार्मोन याद रखिएगा, 3 सेक्सुअल हार्मोन याद रखिएगा। कौन कौन सा, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखते हैं कि एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है। एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो एस्ट्रोजन का जो कार्य होता है, ये क्या करता है, नारी विकास हार्मोन भी इसे कहा जाता है। इसका कार्य जो होता है नारी के विकास में मददगार होता है, इसलिए इसे नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं, तो एस्ट्रोजन को बोलते हैं। और पूछता है कि लड़कियों का जो बाइसेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, अर्थात उसकी जो स्तन होती है या जो उसके जो भी सेक्सुअल पार्ट वगैरह का जो उसका क्या होता है, जो विकास होता है, समुचित विकास होता है, वो किस हार्मोन के कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। अर्थात सेक्सुअल कैरेक्टर का जो समुचित विकास होता है लड़कियों का, वो किस हार्मोन के कारण, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। तो इस प्रकार याद रखिएगा एस्ट्रोजन का क्या कार्य है, तो लड़कियों के बाइसेक्सुअल कैरेक्टर अर्थात उसके जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं, उसका जो विकास होता है, उसका जो निर्माण होता है, उसके लिए जिम्मेदार एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन को नारी, इसीलिए नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि नारी के विकास के लिए जो उसके विकास होना चाहिए, उसके शरीर का जो डेवलप होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन की जो उत्पत्ति होती है, ये जो निकलती है आपका पीयूष ग्रंथि, सुने होंगे जो पीयूष ग्रंथि है, उसी के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसी का एक पार्ट होता है पुटिका और लुटिनाइजिंग। एक तो पुटिका होता है और एक लुटिनाइजिंग, ये दोनों क्या है, पीयूष ग्रंथि के ही भाग होते हैं। ये दोनों के द्वारा ही स्रावित किया जाता है कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इस प्रकार आपका जो आंसर इसमें होगा वो पुटिका होगा। यानी एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, पुटिका के द्वारा उत्पादित किया जाता है। एस्ट्रोजन के बारे में इतनी सारी बातें एक जगह लिख लीजिएगा कि एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन कहते हैं। नारी के जितने सेक्सुअल पार्ट वगैरह का जो विकास होता है, जो डेवलप होता है, जैसे उसके स्तन हो गए, उसके बाद योनि हो गए, और जो सेक्सुअल पार्ट वगैरह होते हैं, ये सब का जो समुचित विकास होता है इसी हार्मोन के कारण होता है। ये हार्मोन कौन रिलीज करवाता है, पीयूष ग्रंथि का 2 भाग, एक पुटिका एक लुटिनाइजिंग, ये दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है, अर्थात उत्पादित किया जाता है, निकाला जाता है। तो पुटिका ऑप्शन में मिलेगा या लुटिनाइजिंग मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया महिला हार्मोन का पहला एस्ट्रोजन की बात। यदि इसका प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, तो
तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है प्रेगनेंसी, कोई भी महिला या लड़की जो प्रेग्नेंट होती है उसमें जो सबसे मददगार हार्मोन होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसे बोला जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम अर्थात गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों को ये क्या करता है, डेवलप करता है, विकास करता है, अर्थात उत्प्रेरित करता है किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए, और इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य ये है। ये कहाँ से निकलता है, तो ये कार्पस लूटियम से निकलता है, याद रखिएगा। हमारा कहाँ से निकलता है ये प्रोजेस्टेरोन, तो कार्पस लूटियम से निकलता है। इस प्रकार दो हार्मोन। तीसरा जो है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन ये भी जो हार्मोन है ये भी कहाँ से निकलता है, तो कार्पस लूटियम से निकलता है। इसका कार्य क्या होता है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो जो बच्चे को जन्म देती है, जितनी वो आसानी से वो जो जन्म देती है, वो उसका जो कारण है ये रिलैक्सेशन हार्मोन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, गर्भाशय का जो ग्रीवा होता है, जो रास्ता होता है, उस क्या करता है, ये चौड़ा कर देता है, जिसके वजह से बच्चे आसानी से जन्म ले पाते हैं। अर्थात इसका काम क्या है, रिलैक्सेशन का, इसका नाम ही रिलैक्सेशन, इसका गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करना। एग्जाम में पूछता है गर्भाशय ग्रीवा के चौड़ा के लिए जो आवश्यक हार्मोन है महिला का वो कौन सा है, तो बोलेंगे रिलैक्सिन हार्मोन। ये भी कहाँ से निकलता है, तो कार्पस लूटियम या आंवल या प्लेसेंटा भी रहता है। कार्पस लूटियम, आंवल या प्लासेंटा, ये इनसे क्या होता है, स्रावित होता है, उत्पादित होता है। इस प्रकार याद रखिएगा महिला का 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, एस एस्ट्रोजन, पी से प्रोजेस्टेरोन और आर से रिलैक्सेशन। ए को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को महिला विकास हार्मोन बोलते हैं। बाइसेक्सुअल पार्ट को डेवलप यही करता है, और इसका कार्य क्या होता है, ये कार्य हो गया इसका। उसके बाद कहाँ से निकलता है, तो ये पुटिका से निकलता है, जो पीयूष ग्रंथि का पुटिका और लुटिनाइजिंग के द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आवश्यक लक्षणों को क्या करता है, प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करता है। ये कार्पस लूटियम से निकलता है। रिलैक्सेशन का कार्य गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, और ये कहाँ से निकलता है, तो ये जो आपका निकलता है कार्पस लूटियम या प्लेसेंटा से निकलता है। ये तो फीमेल हार्मोन हो गया, महिला का हार्मोन हो गया। यदि पुरुष हार्मोन की बात करेंगे, तो पुरुष हार्मोन की यदि बात करेंगे तो ये 2 याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, जो ब्रिसन, जो हम लोग ब्रिसन आप जानते हैं, जो 2 छोटा छोटा बॉल होता है, उसी से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। दूसरा एंड्रोजन या एंड्रोस्टेरोन, याद रखिएगा, एंड्रोजन, और इसी एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन भी बोलते हैं, एंड्रोस्टेरोन। ये 2 याद रखिएगा। टोटल इसी में से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, कौन सा आपका महिला हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। यदि पुरुष विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। जिस प्रकार से नारी विकास हार्मोन के लिए एस्ट्रोजन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पुरुष जो है, पुरुष विकास के लिए हार्मोन जो महत्वपूर्ण है वो टेस्टोस्टेरोन है। कैसे इसको याद रखेंगे, टेस्टो के पुरुष हार्मोन है, तो टेस्टिस हम लोग का पाया जाता है, 2 बॉल पाया जाता है जो पुरुष अब फीलिंग कर सकते हैं। तो उस टेस्टिस से जो 2 बॉल है उसी को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। उसी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो हम लोगों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा याद रखिएगा एंड्रोजन या एंड्रोस्टेरोन। इस प्रकार फीमेल और मेल हार्मोन आप लोगों को मैंने बता दिया। तो इसका आंसर जो होगा एस्ट्रोजन का पुटिका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में 2 बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका केवलर होता है, दूसरा पॉलीएमाइड होता है। याद रखिएगा पॉलीएमाइड, दोनों लिख लीजिएगा, पॉलीएमाइड। जब भी पूछे बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो या तो केवलर ऑप्शन में रहेगा या पॉलीएमाइड, 2 याद रखिएगा। एक और पूछता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो वो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बुलेट प्रूफ खिड़की पूछे तो पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पूछे तो केवलर या पॉलीएमाइड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल यानी कार्बनिक अम्ल पूछ रहा है। यदि ऑर्गेनिक अम्ल की बात पूछ रहा है तो जो अंगूर में पाया जाता है वो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल बात करेंगे, टार्टेरिक अम्ल और अंगूर के अलावा और किस में पाया जाता है, तो अंगूर के अलावा ये टार्टेरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है और ये केला में भी पाया जाता है। याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा इसको कि टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है, केला में पाया जाता है और इमली में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, टार्टेरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये सिरका में पाया जाता है। मैलिक अम्ल की बात करेंगे ये सेब में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये नींबू में पाया जाता है। खट्टे फल में जो होते हैं वो साइट्रिक अम्ल ये पाए जाते हैं आपका, अर्थात नींबू में। तो अंगूर, केला और इमली में टार्टेरिक अम्ल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कि निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग जो किया जाता है वो टार्टेरिक अम्ल किया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल अभी जस्ट बताया ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है, केला में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो ये दही में पाया जाता है। लैक्टिक जीवाणु इसी और लैक्टिक अम्ल भी इसी लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ था। जो डायनामाइट बनाया जाता है कौन सा रासायनिक पदार्थ यूज किया जाता है। जो रासायनिक पदार्थ यूज किया जाता है वो है ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट है। कौन सा, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। लेकिन ये इसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। याद रखिएगा एग्जाम में अधिकतर नाइट्रोग्लिसरीन पूछता है, लेकिन जब टफ सेट बनाना होता है तो ये दूसरा नाम पूछ दिया, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। इस प्रकार डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा हो गया, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। सीटेन जो प्रयोग किया जाता है वो डीजल के लिए किया जाता है। और याद रखिएगा पेट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है वो ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है। यदि ऑक्टेन संख्या की बात करेगा तो पेट्रोल से समझेंगे, किससे समझेंगे, पेट्रोल से समझेंगे। डीजल की बात करेगा तो सीटेन से समझेंगे, किससे समझेंगे, सीटेन से समझेंगे। सीटेन संख्या किसके लिए है, डीजल के लिए। पेट्रोल के लिए कौन सा संख्या, ऑक्टेन संख्या। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। भार पूछा है, भार होता क्या है, इसको वेट बोलते हैं, W। ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का क्या होता है, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो भार होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार भार जो निर्भर कर रहा है वो दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, एक द्रव्यमान पे, एक गुरुत्वीय त्वरण पे। जी का जो मान होता है हमारा, पढ़े होंगे, जो जी का मान होता है, जो छोटी जी का मान होता है वो ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जी का मान जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जी का मान कम होता है, मिनिमम होता है। आप ये बताइए W बराबर mg मैंने आप लोगों को बताया, तो जहाँ पे जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा कि नहीं, और जहाँ जी का मान कम होगा वहाँ भार कम होगा कि नहीं, बोलेंगे जी बिल्कुल। तो अब आइए, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, क्योंकि जी तो वैरी करता है, बदलता है। ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पे कम, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जी, क्यों भार सर्वाधिक होगा, क्योंकि यहाँ छोटी जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है जी नहीं, क्योंकि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पे जी जो होता है वो मिनिमम होता है, तो यहाँ भार मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि W बराबर mg होता है। तो जी जितना कम होगा W उतना ही कम होगा, जी जितना ज़्यादा होगा W उतना ही ज़्यादा। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो किसी पिंड का भार क्या होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, और किसी पिंड का भार विषुवत रेखा पर अधिक नहीं होके वो क्या होगा, अधिक नहीं होके कम होगा। विषुवत रेखा पे कम होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एग्जाम में यही पूछता है, कभी भार पूछेगा, कभी जी का मान दे देगा, ध्रुवों पर जी का मान, या पूछ देगा ध्रुवों पर भार, किसी पिंड का भार क्या होगा, 0 डिग्री अक्षांश पे पिंड का भार क्या होगा। इससे सारा 5-7 क्वेश्चन आप बना के लिख लीजिए कि किसी पिंड का भार सबसे पहले उस पदार्थ के द्रव्यमान और छोटी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है, यानी जी जितना ज़्यादा होगा जिस जगह पे उसका भार उतना ही ज़्यादा होगा। तो ध्रुवों पर जी क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए वहाँ भार अधिकतम होगा। विषुवत रेखा पे जी क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसलिए वहाँ भार न्यूनतम होगा। तो इससे भार, उसके बाद त्वरण से संबंधित एक जगह आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लाया है कि बार बार एग्जाम में इसे जो क्वेश्चन हम सीखेंगे कि रक्त के थक्का में कौन सा विटामिन मददगार होता है, कौन सा प्रोटीन मददगार होता है, कौन सा खनिज मददगार होता है, रक्त आखिर हमारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है, और यदि कट फट जाता है हमारा शरीर का कोई भी पार्ट तो वहाँ क्यों जम जाता है, और खून बहना क्यों रुक जाता है, इन सारी चीज़ों की इसमें चर्चा करेंगे। तो पूछा जा रहा है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम। सबसे बड़ी बात एंजाइम पूछा है, भाग लेने वाला एंजाइम। एक तरह से हमारा जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिन है, एक तरह से ये प्रोटीन भी है। क्या है, प्रोटीन भी है। प्रोथ्रोम्बिन ये भी प्रोटीन है, सबका कार्य, ये फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सब के सब एक तरह से प्रोटीन का कार्य करता है। ये ब्लड को क्या करता है, थक्का जमने में मदद करता है। ब्लड रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, अर्थात जब हमारा शरीर का कोई भी भाग कट जाता है और देखते हैं कुछ देर के बाद खून का बहना बंद हो जाता है, या वहाँ पे ब्लड जो जम जाता है, बहने नहीं दिया जाता है, वो सब सारे खनिज पदार्थ हो, प्रोटीन और एंजाइम ही क्या करते हैं, वो सब सारे कार्य करते हैं। वही चीज़ पढ़ेंगे। तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में जो बदलने का कार्य करता है वो थ्रोम्बिन करता है। कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन भी, लेकिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में जो कार्य करवाता है, बदलने का कार्य करता है, वो थ्रोम्बिन करता है।
और तब जाके जो कटे फटे जो होते हैं वो वहाँ से खून बहना बंद होता है, रक्त का वहाँ क्या होता है, थक्का जम जाता है। यदि बात करेंगे तो हम एंजाइम की बात किए या प्रोटीन की बात किए, इसी में से पूछेगा कि ब्लड को यानी रक्त का थक्का जमने में जो सबसे ज़्यादा मददगार प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ये फाइब्रिनोजेन होता है। कौन होता है, फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, ये सब प्रोटीन पाए जाते हैं थक्का जमाने में, लेकिन सबसे जो मददगार होते हैं वो फाइब्रिनोजेन होते हैं। एग्जाम में पूछे कि रक्त के थक्का जमाने में सबसे मददगार जो प्रोटीन होते हैं कौन सा, फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन और एंजाइम की चर्चा की है, लेकिन एग्जाम में पूछ दे कि रक्त का थक्का जमने में मददगार खनिज पदार्थ बताइए, मिनरल कौन सा होता है, खनिज कौन सा होता है, तो याद कीजिए, खनिज की बात करें तो कैल्शियम लिख डालिएगा आंसर। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन, और यदि कैल्शियम खनिज की बात करें कैल्शियम। यदि विटामिन की बात करें कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन की यदि बात करें तो विटामिन के, जिसको फाइलोक्वानिन बोलते हैं, फाइलोक्वानिन बोलते हैं। तो इस प्रकार रक्त के थक्का जमने से आप लोगों को मैंने बताया कि रक्त के थक्का जमने में यानी आखिर रक्त को थक्का बनाने में कौन कौन सा पदार्थ भाग लेता है, तो बोलेंगे प्रोटीन लेता है, विटामिन लेता है, खनिज लेता है। पूछेगा कौन सा प्रोटीन, तो बोलेंगे बहुत सारा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन है, उसके बाद थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है, लेकिन इन सारों में से प्रोटीन सबसे मुख्य प्रोटीन कौन सा था, फाइब्रिनोजेन। खनिज पदार्थ में कौन सा खनिज पदार्थ भाग लेता है, तो कैल्शियम। उसके बाद पूछेगा विटामिन में कौन सा विटामिन भाग लेता है रक्त को थक्का जमाने में, तो बोलेंगे पोटेशियम। किसको बोलेंगे, पोटेशियम नहीं, ये विटामिन के है, जिसको बोलते हैं फाइलोक्वानिन। अच्छा ये बताइए, शरीर के अंदर हमारा खून नहीं जमता है, तो ये भी तो कोई ना कोई वजह होगा, आखिर कोई ना कोई तो पदार्थ अंदर काम कर रहा होगा, तो बोलेंगे जी काम कर रहा होगा एंटीक्लोटिन। आखिर रक्त को थक्का नहीं जमने देता है कौन सा पदार्थ शरीर के अंदर, तो बोलेंगे हिपेरिन। क्या बोलेंगे, हिपेरिन। जबकि कट जाता है शरीर का कोई भी भाग और बाहर खून का थक्का जम जाता है, वो किसके कारण, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण, कैल्शियम खनिज के कारण और विटामिन के कारण। लेकिन अंदर शरीर के अंदर खून नहीं जमता, दौड़ते रहता है, वो हिपेरिन के कारण, याद रखिएगा। और आर्टिफिशियल हिपेरिन भी पूछता है, जो मानव द्वारा बनाया गया हिपेरिन है वो हीरोडीन है। कौन सा है, हीरोडीन, HIRUD, हिंदी इंग्लिश में दोनों एक ही नाम है, इस प्रकार याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। यानी ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई बर्फ है, एक बर्फ को क्या किए, पानी में डुबा दिए। तो आप देखे होंगे जब बर्फ पानी में डूबता है तो वो पूरी की पूरी तरह अंदर नहीं डूब जाता है, कुछ ना कुछ उसका भाग ऊपर रहता है। वही पूछ रहा है कितना भाग ऊपर रहता है, तो 1/9 भाग उसका क्या होता है, ऊपर रहता है, याद कर लीजिए। अब ये बताइए 1/9 भाग ऊपर रहता है तो पानी के अंदर भाग कितना डूबा होगा, तो बोलेंगे सर 8/9 भाग डूबा होगा। तभी तो 8/9 प्लस 1/9 मिलके टोटल भाग 1 हो जाएगा। 8 + 1 LCM 9 का 9 ही रहेगा, तो तब ना 9/9 1 होगा, तो एक पार्ट हो जाएगा। इस प्रकार बोलेंगे क्या होता है, 1/9 भाग पानी के ऊपर रहता है, वही हम लोगों को दिखता है। और जो उसका भाग डूबा रहता है, बोलेंगे 1 में से 1/9 घटा दीजिए, वो डूबा रहता है, तो बोलेंगे 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यानी 8/9 भाग पानी में डूबा रहता है। इस प्रकार याद कर लीजिएगा कि पानी के अंदर आइसबर्ग कितना रहता है, 8/9, और पानी के ऊपर कितना रहता है, 1/9 रहता है, यानी जो हम लोगों को दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ेंगे कि ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। सबसे बड़ी बात करते हैं, चलिए डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी D यानी घनत्व बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। चलिए ये चीज़ समझते हैं, ये चीज़ें आपको लिख दी है। यदि हम पानी की बात करते हैं तो पानी का जो समान प्रकृति होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं ना तो उसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। पानी की ये समान प्रकृति होता है। साधारणतः पानी के साथ यही होता है कि पानी को हम गर्म करते हैं तो समानता उसका वॉल्यूम बढ़ता है। और हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी घटेगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत कार्य कर रहा है ना। मान लीजिए डेंसिटी ये रहे आपका, ये वॉल्यूम ये m हो गया, ये वॉल्यूम मान लीजिए 2 रहे, फिर ये घट के मान लीजिए इसको हम 3 बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, तो जितना नीचे का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना इसका मान कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक को 8 से डिवाइड कीजिए, एक को हम बोलेंगे 9 से डिवाइड कीजिए, तो जाहिर सी बात है वैल्यू घटेगा ना। तो जैसे वही बात यहाँ D बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर जो है वो मास बाय वॉल्यूम है, तो V जितना बढ़ेगा D घटेगा। तो समानतः पानी जब गर्म करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, तो बोलेंगे वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसका डेंसिटी घटेगी, क्योंकि नीचे का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना D का वैल्यू घटता जाएगा, क्योंकि D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम का। ये V का मान बढ़ेगा तो D घटेगा, V घटेगा तो D बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर
4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नखड़ा करता है। यानी ठीक समान काम जो होना चाहिए, समान प्रकृति जो होता है, गर्म करने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन यह ठीक उसका विपरीत काम करता है। जब 0 डिग्री पे होगा पानी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब यहाँ पे क्या, इसको जब गर्म कीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ के नहीं, वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो जब बताइए वॉल्यूम घटेगा तो डी का मान बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। बोलेंगे जी, जब 0 डिग्री से 1 डिग्री पे ले जाइएगा तो बोलेंगे फिर वॉल्यूम कुछ और घटेगा। बोलेंगे जी, तो डी का मान और कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलेंगे जी बढ़ेगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तो और वॉल्यूम घटेगा कि नहीं, ये बताइए, बोलेंगे घटेगा। डी का मान क्या होगा, जैसे भी घटता जाएगा डेंसिटी बढ़ता जाएगा, घनत्व। जैसे 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे तो भी और घटता जाएगा और डी का मान और बढ़ता जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो भी एकदम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, भी एकदम न्यूनतम हो जाएगा वॉल्यूम, उसका आयतन। लेकिन डी जब ये मिनिमम होगा, दोनों इन्वर्सली रिलेशन है, जब ये घट के पूरा मिनिमम हो जाएगा तो ये पूरा मैक्सिमम होगा कि नहीं, ये दोनों उल्टा काम करेगा, कहेगा तुम जितना कम होगा हम उतना ज़्यादा होंगे, तो डी मैक्सिमम। इस प्रकार डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा घनत्व, जल का सापेक्षिक जो घनत्व होगा वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसी को केल्विन में पूछ देता कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप कितना केल्विन पे होगा, तो तब क्या 4 डिग्री मारते नहीं। तो आप लोगों को मैंने सिखाया है टी के माइनस टीसी बराबर कितना होता है, 273.15। तो अब बताइए टीसी 4 डिग्री है, इसको उठा के लाएंगे प्लस हो जाएगा 273 4 77। बोलेंगे अच्छा, या तो 4 डिग्री रहेगा सेंटीग्रेड में या तो 277 केल्विन रहेगा। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका डेंसिटी घनत्व मैक्सिमम। लेकिन इसी में पूछता कि पानी का अपेक्षित आयतन सर्वाधिक होगा। यदि अपेक्षण सर्वाधिक कब होगा, आप ये बताइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमारा क्या होगा, भी ये हमारा जहाँ पे हमारा डेंसिटी मिनिमम होगा वहीं पे, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा। एग्जाम में ये भी पूछता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पानी को यदि गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, तो बोलते हैं घनत्व उसका बढ़ता है। घनत्व बढ़ रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। पूछेगा आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म करने पे पानी को, तो बोलेंगे आयतन घटेगा लेकिन घनत्व उसका बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो 0 डिग्री नहीं देके आपको केल्विन में पूछ देगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। क्यों, क्योंकि टी के माइनस टी सी, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड बराबर 273। तो केल्विन यदि 0 होगा, यदि ये सेंटीग्रेड ये केल्विन पूछ रहा है तो सेंटीग्रेड यहाँ क्या है 0, तो 0 को उधर ले जाएंगे कोई फर्क नहीं, 273। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पे हमारा घनत्व क्या होगा, तो बोलेंगे घनत्व वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे 4 डिग्री पे आएगा तो वॉल्यूम वहाँ न्यूनतम हो जाएगा और घनत्व अधिकतम हो जाएगा। तो डी मैक्सिमम होगा कितना डिग्री टेम्परेचर पे, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 277 केल्विन पे। डी मिनिमम कहाँ होगा, तो बोलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पे। पूछेगा वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ, तो जहाँ पे मिनिमम डेंसिटी होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी मैक्सिमम यानी अधिकतम आयतन अधिक कहाँ होगा, या 273 केल्विन पे। भी मिनिमम, वॉल्यूम मिनिमम कहाँ होगा, तो बोलेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 277 केल्विन पे होगा। इस प्रकार याद रखिएगा। और पूछेगा 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पानी को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, लेकिन आयतन बढ़ेगा। ये सब एग्जाम में पूछता है कि 0 डिग्री 4 डिग्री के बीच पानी को गर्म करने पे आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, तो अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो एकदम ये सब लिख लीजिएगा बढ़िया से, इन सारी चीज़ों को बता दिए। इस प्रकार पूछ रहा है पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, क्योंकि 0 और 4 डिग्री के बीच पानी क्या करता है, समान प्रकृति से विपरीत कार्य करता है। ये घनत्व पूछा है, डेंसिटी क्या हो जाता है उसका, डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, ये घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री पे, और घनत्व सर्वाधिक ने न्यूनतम कहाँ, तो 0 डिग्री पे। और जहाँ पे न्यूनतम होगा, अब जहाँ पे अधिकतम होगा घनत्व वहाँ पे न्यूनतम होगा वॉल्यूम, भी मिनिमम होगा। जहाँ पे न्यूनतम होगा आपका घनत्व वहाँ पे भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाए तो उसका आकार क्या होता है। तो इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आप देखे होंगे पानी के अंदर, पानी में जब कोई जो बुलबुला होता है, या बारिश में देखे होंगे जो पानी गिरती है और जो बुलबुला बनती है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होकर क्या होता है, फूट जाता है। तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाए तो उसका आकार क्या होता है, धीरे धीरे छोटा से बड़ा ऊपर आएगा और वो फट जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, आकार उसका बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा भारहीनता के केस में, तो वो गोलाकार हो जाएगा। इस प्रकार को सेट आपका 9 समाप्त हुआ, क्वेश्चन ये सेट 8 समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो में मिलेंगे आपको हम सेट 9 के साथ मिलेंगे।